बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। टॉपिक है बैंकिंग का। पहला एमसीक्यूज है, वेयर वुड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन। जब भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर करोगे तो ये जो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, ये एडजस्टमेंट हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है अनक्लियर्ड लॉजमेंट। अनक्लियर्ड लॉजमेंट कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक को, और अनक्रेडिटेड चेक की एडजस्टमेंट होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। उसके बाद है डिसऑनर्ड चेक। तो डिसऑनर्ड चेक की एडजस्टमेंट होती है कैश लेजर में, कैश अकाउंट में। बैंक चार्जेस फॉर द क्वार्टर, बैंक चार्जेस की भी एडजस्टमेंट हम करते हैं कैश लेजर में। What was the overdrawn balance as shown by the bank statement? देखें, रिक्वायरमेंट में देखिए एग्जामिनर कह रहा है व्हाट वाज द बैलेंस। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है व्हाट वाज द बैलेंस। और मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि जब भी एग्जामिनर वर्ड यूज करे रिक्वायरमेंट में, दोबारा मेरी बात को सुने, जब भी एग्जामिनर वर्ड यूज करे रिक्वायरमेंट में कि व्हाट वाज द बैलेंस, व्हाट वाज द बैलेंस, तो व्हाट वाज द बैलेंस का मतलब ये कि एग्जामिनर आपसे ओपनिंग बैलेंस मांग रहा है। एग्जामिनर आपसे ओपनिंग बैलेंस मांग रहा है। और यहाँ पर फर्दर रिक्वायरमेंट में लिखा है कि बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट की हमने ओपनिंग बैलेंस निकालनी है। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर दें। बैंक स्टेटमेंट में एक होगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, फिर इसमें आएगा अनप्रेजेंटेड चेक, फिर होगा अनक्रेडिटेड, फिर हो जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो अब हम फाइंड करेंगे ओपनिंग बैलेंस को। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए कंपलसरी हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक हो, अनक्रेडिटेड चेक हो और क्लोजिंग बैलेंस हो। अगर अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड में कोई एक ना हो तो खैर, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस का होना कंपलसरी है। अब Iris is preparing her bank reconciliation. The bank balance in the bank ledger before, देखें, the bank balance in the bank ledger before taking the item below into account was $8970 overdrawn. आप जरा इस सेंटेंस पर दोबारा गौर करें और इसको जरा दोबारा पढ़ लें मेरे साथ। देखें, एग्जामिनर कह रहा है द बैंक बैलेंस इन द बैंक लेजर। बात हो रही है बैंक लेजर की, बैंक अकाउंट की। तो यहां पर मैं बना लूंगा जरा बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बन गया बैंक अकाउंट। ठीक है, द बैंक बैलेंस इन द बैंक लेजर बिफोर टेकिंग द आइटम्स बिलो। अब यहां पर ये जो बात कही है एग्जामिनर ने, बिफोर टेकिंग द आइटम्स बिलो, मतलब ये जो आइटम्स है इसकी एडजस्टमेंट अभी बाकी है। बिफोर द आइटम्स, बिफोर द आइटम्स बात हो रही है, बिफोर द आइटम्स, यानी अब ये जो आइटम्स है इसकी एडजस्टमेंट अभी बाकी है। तो मैंने आप लोगों को ये बात भी सिखाई है कि जब भी एग्जामिनर आपको बैलेंस दे दे, वो बैलेंस दे दे लेजर अकाउंट का यानी टी अकाउंट का, और एग्जामिनर कह दे कि इसमें अभी फर्दर एडजस्टमेंट बाकी है, इसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई, फर्दर एडजस्टमेंट बाकी है, तो जो भी बैलेंस आपको गिवन हो उसको आप कंसिडर करेंगे एज एन ओपनिंग बैलेंस, उसको आप कंसिडर करेंगे एज एन ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पर हमें बैलेंस गिवन है 8970 ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, और बैंक लेजर का नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट साइड पर शो होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस 8970। क्लियर है ये बात? अब Iris has identified the following items. Bank charges are $550 and the bank statement have not been entered in the bank ledger. बैंक चार्जेस ऑफ $550, बैंक चार्जेस की एडजस्टमेंट होती है बैंक लेजर में, और ये आता है क्रेडिट साइड पर। तो बैंक चार्जेस है $550, जिसकी अभी तक लेजर अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो हम कर लेंगे। इसके बाद चेक पेमेंट्स टोटलिंग 2275 have been entered in the bank ledger but have not been presented for payment। इसका मतलब है कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है। ठीक है, अमाउंट है $2275। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अनप्रेजेंटेड चेक $2275, और ये माइनस होती तो हम इसको नेगेटिव में लिख लेंगे। फिर अब बैंक ट्रांसफर, बात हो रही है बैंक ट्रांसफर की, मतलब पेमेंट है। बैंक ट्रांसफर मतलब पेमेंट।
of $1,000 was entered in the bank ledger when the bank was instructed but was not in the bank statement as the bank delayed the payment due to security concern. भाई हमने पेमेंट की है, ठीक है, तो अगर हमने जब पेमेंट की है तो मतलब ये हुआ कि बैंक लेजर में ऑलरेडी हमने इसकी एंट्री की हुई है, बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं की, तो बैंक स्टेटमेंट में हमारे लिए बन जाएगी अनप्रेजेंटेड चेक। अमाउंट है $1,000, तो इसको भी हम जरा नेगेटिव में लिख लेंगे। फिर receipts totaling $5380 have been correctly entered on the debit side of the bank ledger but have not been paid into the bank। receipts से बैंक लेजर में हमने एंटर किया है लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो ये बन जाएगी अनक्रेडिटेड चेक और अमाउंट है 5380। तो हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स भी आ गए, अनक्रेडिटेड चेक भी आ गए, ठीक है। अब जरूरत है क्लोजिंग बैलेंस की, तो क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड कर लेंगे बैंक अकाउंट से। क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड कर देंगे बैंक अकाउंट से, क्योंकि दोनों का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा मैच होगा। सिखाया हूं मैं आप लोगों को कि जब भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस आपस में मैच होंगे। ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस आपस में क्या होंगे? ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस आपस में मैच होंगे। तो यहां से सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर ले। ये है 8970 प्लस 550, तो अमाउंट आएगा 9520। ठीक, क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट साइड के ऊपर, तो डेबिट साइड का मतलब ये कि ये नेगेटिव बैलेंस है, तो यहाँ पर हम इसको नेगेटिव में लिख लेंगे 9520। अब ओपनिंग बैलेंस फाइंड करेंगे, तो जो इक्वल टू के उस साइड पे उसको जरा नीचे शिफ्ट कर दे, पॉजिटिव बैलेंस नीचे आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा 5380, ठीक है। 1000 माइनस से नीचे आएगा प्लस बन जाएगा, और 2275 नेगेटिव में है, नीचे आकर ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर दें, तो ये आंसर आ रहा है 11625, 11625, ऑप्शन डी। देख ले इसको। What is the overdraft figure to be included in the statement of financial position of Manisha? एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एग्जामिनर ने पहले बता दिया कि नेगेटिव आंसर होगा, ठीक है। टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ही पुट करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट करते हैं। अब मनीषा बैंक स्टेटमेंट शो एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 825। बैंक स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस है 825, ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। The bank statement include bank charges of $70 which have not been entered in the cash ledger। लेजर में बैंक चार्जेस अभी तक हमने एंटर नहीं किए, तो हम एंटर कर देंगे बैंक चार्जेस $70। There are unpresented check total of 450। अनप्रेजेंटेड चेक जो हमारे पास है वो है $450, और ये भी नेगेटिव में ही होती है। फिर है अनक्लियर लॉजमेंट ऑफ $800, तो अनक्लियर लॉजमेंट का मतलब है अनक्रेडिटेड चेक, तो वो है $800। तो यहाँ से आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये जो बैंक चार्जेस है ये आपको ऐसे कंफ्यूजन के लिए दी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा परफेक्ट आंसर आ रहा है बैंक स्टेटमेंट से। तो आ रहा है 475 ओवरड्रॉन। याद रखना एग्जामिनर ने पहले कहा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे, ठीक है। आप सिंपल लिख लेते हैं 475। नेक्स्ट एमसीक्यू, what is the correct bank balance to include in bank statement of financial position at 31st August 20x6। अब यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस, तो व्हाट इज जब आ जाए तो व्हाट इज का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम इंक्लूड करेंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, when bank ledger account at 31st August 20x6 shows a current asset balance of 1560।
यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट में भी लिखा है कि ईयर एंड हो रहा है 31 अगस्त 20x6 को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 अगस्त 20x6। यहाँ पर आपको बैलेंस भी गिवन है 1560 एट द ईयर एंड 31 अगस्त 20x6। और एग्जामिनर ने बताया भी है कि करंट एसेट है, तो करंट एसेट का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। बैलेंस कौन सा है? पॉजिटिव बैलेंस है। अब 1560। अब अगर इसमें फर्दर एडजस्टमेंट बाकी है, मेरी बात गौर से सुने, अगर इसमें फर्दर एडजस्टमेंट बाकी है तो हम इस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे और उसमें फर्दर एडजस्टमेंट करके नया क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर देंगे। लेकिन अगर इसमें फर्दर एडजस्टमेंट नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब an analysis of the bank statement identified bank charges of $40 that have not been included in the bank ledger. है further adjustment? बना दीजिए अकाउंट। ये बन गया बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1560 और बैंक चार्जेस है $40। तो बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पे आते हैं, तो हम रखेंगे बैंक चार्जेस $40 एंड अ चेक ऑफ $110 दैट हैड बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड चेक है, तो डिसऑनर्ड चेक को भी हम क्रेडिट साइड पर ही लिख लेंगे। तो डिसऑनर्ड चेक क्रेडिट साइड पर हो जाएगा $110। In addition, the following items in the bank ledger are not included in the bank statement: unpresented check and outstanding lodgement। outstanding lodgement का मतलब है uncredited check। ये सारे नाम है जो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। और मेरा वो डायलॉग भी याद रखे कि आतंक का दूसरा नाम बाबूभाई है, ठीक है ना। तो आतंक का जब दूसरा नाम बाबूभाई हो सकता है, तो इसी तरह अनक्रेडिटेड चेक का दूसरा नाम भी आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट हो सकती है। अब ये आपको इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई भी काम नहीं है। आप इजीली बैंक अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमेशा लेजर अकाउंट की बैलेंस ही जाती है। ये जो टी अकाउंट से बैलेंस हम फाइंड करते हैं ना, वही बैलेंस ही हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंक्लूड करते हैं। अब आप लोगों का एक और सवाल आएगा, और वो सवाल ये है कि सर इससे पहले सवाल जो आपने करवाया वहां पर तो हमने टी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से फाइंड नहीं किया, हमने बैंक स्टेटमेंट से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया। तो अगर आप इससे भी जरा पहले चले जाएं तो वहां पर मैंने आपको बता दिया कि दोनों के क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। दोनों के क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस इधर से फाइंड करो, इधर से फाइंड करो, दोनों आपस में सेम ही आएंगे। दोनों आपस में सेम ही आएंगे। ये बात क्लियर है? अब कभी एग्जामिनर आपको कंप्लीट डेटा बैंक स्टेटमेंट का देगा और लेजर अकाउंट का नहीं देगा। अब कभी एग्जामिनर आपको लेजर अकाउंट का डेटा दे देगा, बैंक स्टेटमेंट का नहीं देगा। तो आपने वो डेटा यूज करना है जो आपको परफेक्ट आंसर दे रहा हो, और बाकी को इग्नोर करना होगा आपने। तो फाइंड कर दे 1560, तो आंसर आ रहा है 1410, ऑप्शन ए। ओके, what effect will each of these items have on the bank balance in the statement of financial position SOFT? You are performing a bank reconciliation and you notice that three items that wholly explain the difference between the figure in your general ledger and the figure on the bank statement on the same day. अब ये आपको कुछ डेटा गिवन है, एग्जामिनर ने कहा है कि कुछ डिफरेंस बैलेंस आएगा जो आपको शो करेगा लेजर अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में। तो हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है इस बैलेंसेस में से कि इसका बैंक बैलेंस के ऊपर असर क्या पड़ेगा, यानी इससे बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, कुछ असर नहीं होगा, या इंक्रीज होगा। अब सबसे पहले है ओमिटेड बैंक चार्जेस। अगर बैंक चार्जेस ओमिट किए गए हैं तो अगर हम बैंक चार्जेस टी अकाउंट में लिखेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेजर अकाउंट का बैलेंस जाता है। तो अगर हम इसको लेजर अकाउंट में इंक्लूड करेंगे तो एक क्रेडिट साइड पर हम शो करेंगे। जब क्रेडिट साइड पर इसकी एंट्री होगी तो इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, लेजर अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। लेजर अकाउंट का बैलेंस कम तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी बैलेंस कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से बैंक डिक्रीज होगा। सेकंड, a payment to a supplier recorded but delayed by the bank mean unpresented check। अनप्रेजेंटेड चेक की बैंक लेजर अकाउंट में ऑलरेडी एंट्री हुई होती है,
बैंक स्टेटमेंट में बाकी है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में करते हैं, लेजर अकाउंट में नहीं करते, ऑलरेडी हुई होती है, तो इससे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। फिर चेक बैंक रिटर्न अनपेड डिसऑनर्ड चेक की बात हो रही है, तो डिसऑनर्ड चेक की एंट्री हम करते हैं टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। जब क्रेडिट साइड पर एंट्री होगी तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, डेबिट साइड पर एंट्री होगी तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। इसकी वजह से भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि डिसऑनर्ड चेक की एंट्री क्रेडिट साइड पे होती है, ना कि डेबिट साइड पर। In which two of the following situation is there a satisfactorily reconciled balance between the bank statement and the bank ledger account? यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेजर अकाउंट की बैलेंस को हमने रिकॉन्साइल करना होगा, और दो दो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करने होंगे। एग्जामिनर का है टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन हमने वो सेलेक्ट करने होंगे जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंस आपस में रिकॉन्साइल हो सके। तो इसके लिए तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आप इस तरह करेंगे कि एक साइड पर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस लिखेंगे और एक साइड पर लेजर अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, और दोनों को आपस में रिकंसाइल करेंगे। जिस ऑप्शन से रिकंसाइल होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब मैं जरा हर एक ऑप्शन के लिए बना लेता हूं एक एक पैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लेजर। ये फॉर ऑप्शन ए, दिस फॉर ऑप्शन बी, दिस वन इज फॉर ऑप्शन सी। ये हो जाएगा स्टेटमेंट, ये हो जाएगा लेजर। ऑप्शन डी स्टेटमेंट लेजर, और ये हो जाएगा ऑप्शन ई स्टेटमेंट एंड लेजर। अब एक एक ऑप्शन को पुट करेंगे हम। पहला ऑप्शन, द बैंक स्टेटमेंट शोज 1500 क्रेडिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है 1500 क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट ऑप्शन ए में हम लिख लेंगे 1500 पॉजिटिव। द बैंक लेजर शो 1500 डेबिट बैलेंस। बैंक लेजर में है 1500 डेबिट, तो लेजर में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस को शो करता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस को शो करता है, जबकि बैंक स्टेटमेंट मिरर इमेज देता है, बिल्कुल अपोजिट इमेज देता है, ठीक है। तो बैंक लेजर का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो यहाँ पर हम 1500 पॉजिटिव लिख लेंगे। फिर आगे लिखा है नो डिफरेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, कोई भी डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो बात तो ठीक है, दोनों बैलेंस पॉजिटिव है, आपस में मैच हो रहे हैं, कोई भी डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हमने सेलेक्ट करना होगा। नाउ ऑप्शन बी, द बैंक स्टेटमेंट शो 1500 डेबिट। बैंक स्टेटमेंट 1500 डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। द बैंक लेजर शो 1500 डेबिट, और लेजर 1500 डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो लेजर का 1500 डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। आगे कह रहा है नो डिफरेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, डिफरेंस है, एक बैलेंस अगर आप देखें एक बैलेंस नेगेटिव में है, स्टेटमेंट का बैलेंस नेगेटिव में है, लेजर अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव में है, एक है नेगेटिव में एक है पॉजिटिव में, तो दोनों आपस में रिकॉन्साइल तो नहीं हो रहे, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी है, तो ये ऑप्शन हम गलत कर देते हैं, ठीक है। फिर द बैंक स्टेटमेंट शो 1500 क्रेडिट, अभी मैंने बताया बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। द बैंक लेजर शो 1300 डेबिट, लेजर शो कर रहा है 1300 पॉजिटिव बैलेंस। अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 200 हैज बीन आइडेंटिफाइड, अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं 200। अनप्रेजेंटेड चेक की एंट्री होती है बैंक स्टेटमेंट में, और इसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम होता है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस कर लेंगे तो बैलेंस क्या रह जाएगा 1300 पॉजिटिव। दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द बैंक स्टेटमेंट शो 1500 क्रेडिट, वही सेम क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। द बैंक लेजर शो 1300 डेबिट, बैंक लेजर शो कर रहा है 1300 डेबिट, तो 1300 पॉजिटिव हो जाएगा। अनक्लियर लॉजमेंट ऑफ 200, अनक्लियर लॉजमेंट का मतलब है अनक्रेडिटेड चेक, और अनक्रेडिटेड चेक से बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ता है, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ता है, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस बढ़ता है। सो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 1700। दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे,
तो इस ऑप्शन को भी आप गलत कर दें। ये तरीकेकार है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट वन, द बैंक स्टेटमेंट शो 1300 डेबिट। बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है 1300 डेबिट, सैन को जरूर देगा करें, ठीक है। इस बैंकिंग चैप्टर से जब भी सवाल आएगा तो आप सैन को जरूर देगा करें, एंट्री को जरूर देगा करें। एग्जामिनर कहते हैं बैंक स्टेटमेंट डेबिट एंड कैश बुक का भी डेबिट, ठीक है, या बैंक लेजर का भी डेबिट बैलेंस, तो दोनों डेबिट बैलेंस ही है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट डेबिट नेगेटिव बैलेंस को शो करता है, जबकि बैंक लेजर का डेबिट पॉजिटिव को शो करता है, और ये दोनों आपस में सेम बैलेंसेस नहीं है, जिस तरह मैं ऑलरेडी ऑप्शन बी में समझा चुका हूं। तो आपने इसके ऊपर नजर रखना है, ठीक है ना। एग्जामिनर की एक एक वर्ड आपने पढ़नी है, एग्जामिनर कभी भी आपको डॉच कर सकता है। ओके, द बैंक स्टेटमेंट शो नेगेटिव बैलेंस क्योंकि 1300 डेबिट है, एंड द बैंक लेजर शो 1500 डेबिट, लेजर में 1500 डेबिट मतलब 1500 पॉजिटिव। बैंक चार्जेस ऑफ 200 है नॉट येट रिकॉर्डेड इन द जनरल लेजर, 200 अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये हो जाएगा 1300 क्योंकि बैंक चार्जेस है, लेजर अकाउंट का बैलेंस कम होता है। अब ये है 1300 पॉजिटिव, ये है 1300 नेगेटिव, दोनों सेम बैलेंसेस नहीं है, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, और ये वो साइन की वजह से डिफरेंस आ रहा है जो मैं बार बार इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों ने भी देखना होगा, ऐसा ना हो कि एग्जाम प्रेशर में आप कहते कि बैंक स्टेटमेंट डेबिट है तो पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मैच हो गए, इस तरह कभी भी नहीं, ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं। एक का डेबिट मतलब नेगेटिव, एक का डेबिट पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मैच नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। Okay, next one. Which of the following is not a purpose of performing bank reconciliation in business? इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है बैंक रिकॉन्सिलिएशन का? नेगेटिव स्टेटमेंट में है, नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब ऐसा है कि 3 ऑप्शन आपके पास ठीक होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, तो आपने वो गलत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसको कहा जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट। स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सही ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं मार्क्स 48, और वो कहते हैं सर हमने तो पेपर ठीक किया था, तो हमारा डायलॉग वही सेम रहेगा, आपने ठीक किया था अपनी नजर में, एग्जामिनर की नजर में नहीं। ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट में है, नेगेटिव आंसर पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, गलत वाला आइडेंटिफाई करना है। ओके, इट एक्ट एज एन इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड थेफ्ट, बिल्कुल ठीक, एज एन इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर काम करता है, ऑलरेडी सिखा चुका हूं आप लोगों को। हेल्प बिजनेसेस आइडेंटिफाई बैंक एरर्स एंड चार्जेस, बिल्कुल बैंक एरर्स एंड चार्जेस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। Supplier statement act as a reliable source of information whereby comparison can be drawn and any omission corrected। अब सप्लायर स्टेटमेंट का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ क्या लेना देना? सप्लायर स्टेटमेंट आएगा, आप पेबल लेजर अकाउंट बनाएंगे, इन दोनों को आपस में रिकॉन्सिल करते हैं, जिसको कहा जाता है सप्लायर अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। अब वो अलग चीज है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन अलग चीज है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हम बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट को आपस में रिकॉन्सिल करते हैं, इसमें सप्लायर स्टेटमेंट का कोई काम नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन ठीक है लेकिन जुमला गलत है, और हमने नेगेटिव आंसर सेलेक्ट करना है, विच इज ऑप्शन सी। Ensure completeness by ensuring receipts and payments in the bank account is accounted for in the bank ledger, तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक है, कंप्लीटनेस को इंश्योर करता है। ओके, which two of the following combination would correctly reconcile the two? हमें दो बैलेंसेस गिवन है, एक है बैंक लेजर अकाउंट का और एक है बैंक स्टेटमेंट का। अब इसमें से हमने 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने जिसकी वजह से वो दोनों बैलेंस आपस में मैच हो सके, दो बैलेंस आपस में मैच हो सके, तो इसके लिए तरीकेकार क्या होगा? तरीकेकार ये होगा कि आप एक साइड पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिख लेंगे और एक साइड पर लेजर अकाउंट का,
और एक एक ऑप्शन को पुट करेंगे, यानी एक एक ऑप्शन की एंट्री करेंगे, जिस ऑप्शन की वजह से ये दोनों मैच हो जाए वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब द बैंक लेजर अकाउंट ऑफ जेम्स एट 31st March 20x2 shows a debit balance of 5,678। देखिए, बात हो रही है द बैंक लेजर अकाउंट एट 31st March shows a debit बैलेंस। लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो लेजर अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है 5,678। ठीक। His bank statement shows a positive balance at the same date of 4450। बैंक स्टेटमेंट में सेम पॉजिटिव बैलेंस है 4450। ठीक। अब एक एक ऑप्शन पुट करते जाए और जिस ऑप्शन से ये दोनों मैच हो जाए वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन याद रखना टू ऑप्शन है, एक ऑप्शन नहीं है। ओके। बैंक चार्जेस ऑफ $100 एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्जमेंट ऑफ 1128। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक चार्जेस की। तो बैंक चार्जेस से बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ से 100 माइनस करेंगे। और अभी मैंने बताया आउटस्टैंडिंग लॉन्जमेंट का मतलब है अनक्रेडिटेड चेक, और अनक्रेडिट से बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस बढ़ता है, उसमें ऐड होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1128। अब दोनों को आपस में रिकॉन्साइल कर दें, 4450 प्लस 1128, ऑप्शन आ जाएगा 5578। फिर 5678 माइनस 100, तो ये भी हो जाएगा 5578। दोनों बैलेंस आपस में मैच हो गए, जब दोनों मैच हो गए तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मैं करेक्ट ऑप्शन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं और ऑप्शन करूंगा, जो दो करेक्ट होंगे वो मैं छोड़ दूंगा, बाकी जो रॉन्ग होंगे वो मैं मिटाता जाऊंगा। ठीक है, आप अपने साथ नोट करते रहिए। ओके, नेक्स्ट वन, बैंक स्टेटमेंट एंड लेजर अकाउंट। अनप्रेजेंटेड चेक, एक मिनट में यहाँ पर बैलेंस पुट कर लो। यहाँ पर स्टेटमेंट में है 4450 और लेजर अकाउंट में है 5678। ओके, अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 780, अनप्रेजेंटेड चेक से बैंक स्टेटमेंट से माइनस होती है। ठीक है, एंड है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट ऑफ 1004। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का मतलब है अनक्रेडिटेड चेक, तो अनक्रेडिटेड चेक प्लस होता है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अभी देख लो, 4450 माइनस 780 प्लस 1004, यहाँ से बैलेंस आता है 4674 का। क्या दोनों आपस में मैच हो रहे हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। जब मैच नहीं हो रहे तो ये ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट, अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 1288 ओनली। अनप्रेजेंटेड चेक है सिर्फ 1288, तो अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट से माइनस होती है, तो हम इससे माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस आ जाएगा 3162। क्या दोनों आपस में मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ओके, बैंक चार्जेस ऑफ 1228 ओनली। बैंक चार्जेस है 1228 ओनली। बैंक चार्जेस से लेजर अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। क्रेडिट साइड पर एंट्री होती है तो 10228, तो यहाँ से आ जाएगा 4450, और देखिए दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ए एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप ई को भी प्रूफ कर लेते हैं। ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा लेजर अकाउंट। स्टेटमेंट में बैलेंस है 4450 और लेजर अकाउंट में बैलेंस है 5678। अब यहाँ पर देखा है बैंक चार्जेस ऑफ 450, तो बैंक चार्जेस लेजर अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज करता है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। एंड अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 778, अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को डिक्रीज करता है, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बैलेंस आता है 3672 और वहां से बैलेंस आता है 5228। 5228, एक मिनट, तो यहाँ हो जाएगा। क्या दोनों आपस में मैच हो रहे हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंड डी। ओके,
नेक्स्ट वन, what is the closing credit balance to be reported in the bank ledger on 31st January 20x3? एग्जामिनर फिर पूछा है कि व्हाट इज द क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, यानी बैलेंस क्रेडिट होगा, क्लोजिंग डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, जब क्लोजिंग डेबिट पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके लिए हम जरा बैंक लेजर बना लेंगे। अब देखें, in January 20x3 the total cash receipts are 2500। कैश रिसीट से बैंक बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, बैंक लेजर अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइड पर कैश रिसीट 2500। ठीक, एंड द टोटल कैश पेमेंट और 3950, और जितनी भी कैश पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड पर शो होती है, क्योंकि उससे बैंक लेजर अकाउंट बैलेंस कम होता है, पेमेंट से कम होता है, रिसीट से बढ़ता है। द बैंक लेजर हैज अ closing positive balance of $102 on 31st December 20x2। यहाँ पर बात हो रही है 31st December 20x2 की। यहाँ पर आपसे पूछे 31st January x3, तो दिसंबर का क्लोजिंग जनवरी के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग। दिसंबर मंथ का क्लोजिंग जनवरी के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग, और ओपनिंग भी पॉजिटिव, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है पॉजिटिव बैलेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग पॉजिटिव ऑफ 102। अब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर दें, 102 प्लस 2500, तो ये आ जाएगा 1348। तो यहाँ पर लिख दे 1348। What entry should Clara make in the bank ledger to correct the balance? देखें, यहाँ पर पूछा है what entry should Clara, entry की बात करें, entries नहीं है, entry है, in the bank ledger, बैंक अकाउंट में, बैंक ledger मतलब बैंक टी अकाउंट में, to correct the balance. Okay. Upon receiving her bank statement, Clara identified that there are 5 checks totaling 5200 that were not presented at her bank। देखे जरा, क्लारा ने आइडेंटिफाई कर दिया कि 5 चेक्स हैं जिसकी टोटल बैलेंस बनती है 5200, मतलब 5 की टोटल बैलेंस, इंडिविजुअल नहीं, टोटल बैलेंस है 5200, जिसको अभी तक प्रेजेंट नहीं किया उसके बैंक ने, मतलब ये हुआ कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अब Clara instructed her bank to cancel 2 of these checks totaling $420। क्लारा ने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इनमें से 2 को कैंसिल कर दे। अब ये है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है कि क्लारा पेमेंट कर रही है। क्लारा क्या कर रही है, क्लारा पेमेंट कर रही है। तो जब इसमें से 2 चेक कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब पेमेंट कैंसिल, तो जब पेमेंट कैंसिल हो जाएगी तो बैंक अकाउंट से बैलेंस नहीं जाएगा, और ऑलरेडी हमने इसको बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया होगा। नहीं आ रही मेरे ख्याल से बात समझ में। देखे देखे जरा, जब क्लारा पेमेंट करेगी, जब क्लारा पेमेंट करेगी, तो जब क्लारा पेमेंट करेगी तो उससे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेजर अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर एंट्री हो जाएगी, लेजर अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर एंट्री हो जाएगी, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अब अगर क्लारा इनमें से 2 चेक्स को कैंसिल करेगी तो लेजर अकाउंट में ऑलरेडी उसने क्रेडिट साइड पर एंट्री की है, और अगर इनमें से 2 चेक कैंसिल हो जाए तो वापस दोबारा क्लारा अपनी बैंक लेजर अकाउंट के बैलेंस को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। बैंक बाय नेचर क्या है, डेबिट, जब इंक्रीज होगा तो क्या बन जाएगा, डेबिट, तो इनकी एंट्री हो जाएगी डेबिट 420, ऑप्शन ए। तरीका समझे कि मैं किस तरह हर एक सवाल को टैकल कर रहा हूं, ठीक है, तरीका समझे। ओके, state whether entries will be required in the general ledger for each of these differences when preparing a bank reconciliation। जब भी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन को प्रिपेयर करेंगे तो इनमें से एंट्रीज जो होगी, क्या वो जनरल लेजर में उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी, सिर्फ टी अकाउंट वाली एंट्री मांग रही है आपसे एग्जामिनर। ओके, बैंक चार्जेस विच द बैंक हैड नॉट टोल्ड द बिजनेस अबाउट। बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस की एंट्री क्रेडिट साइड पर होती है बैंक लेजर में, तो इट इज आई एस।
A check sent to supplier on the last day of the year which was not received until after the year end. हमने सप्लायर को सेंड कर दिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो इट इज मीन इट अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। ठीक है, ये अनप्रेजेंटेड चेक है क्योंकि ऑलरेडी हमने एंट्री की है। जब भी हम चेक भेज देते हैं तो हम एंट्री कर लेते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। A deposit credited to the account in error by the bank, बैंक एरर है, बैंक एरर कभी भी लेजर अकाउंट में ठीक नहीं होती, तो ये भी हो जाएगा नो। A check lodged by a business one day before the year end, बिजनेस ने लॉन्च कर दिया, मतलब बिजनेस ने एंट्री कर दी। जब बिजनेस ने एंट्री कर दी, अब बैंक वालों की एंट्री बाकी है, तो ये भी नो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट रिकॉन्साइल्ड बैंक बैलेंस, आंसर इन डॉलर। यहाँ पर देखिए व्हाट इज द करेक्ट रिकॉन्साइल्ड बैंक, व्हाट इज मतलब क्लोजिंग बैलेंस, व्हाट इज का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब Emma has the following information relating to her bank reconciliation at 31st December 20x1. Balance per bank ledger account 2358 debit, per bank ledger account, स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2358 क्योंकि फर्दर एडजस्टमेंट बाकी है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक लेजर अकाउंट, बैंक चार्जेस है 35, तो बैंक चार्जेस हम क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। अब डायरेक्ट डेबिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक लेजर अकाउंट, तो डायरेक्ट डेबिट है, डायरेक्ट डेबिट भी क्रेडिट साइड पर ही इसकी एंट्री होगी। 240 पेमेंट्स है। फिर है ऑटोमेटेड रिसीट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक लेजर अकाउंट, रिसीट्स हुई है, तो रिसीट्स की भी एंट्री हो जाएगी ऑन द डेबिट साइड $750। फिर है अनप्रेजेंटेड चेक, तो अनप्रेजेंटेड चेक का कभी भी टी अकाउंट में कोई काम नहीं होता, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। एंड रिसीट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया, तो इसका मतलब ये अनक्रेडिटेड चेक है, तो इसका भी बैंक अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं, तो आप यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर दें। बैलेंस आ जाएगा 2833, 2833।